अब हम लोग यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर डिस्क के एक्सिस पे फील्ड निकालना सीखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड ये हेडिंग है, ऑन द एक्सिस ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क। तो मैंने लिखा लेट द टोटल चार्ज ऑन द डिस्क बी क्यू, इट्स रेडियस ए एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट जहां पे हमें फील्ड निकालना है उसके डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज एक्स। ठीक है, तो देखो जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना हो या आगे चल के मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, स्टेप्स क्या होते हैं? फर्स्ट स्टेप होता है चार्ज पर यूनिट चार्ज निकालना। फर्स्ट स्टेप होता है पर यूनिट चार्ज निकालना, पर यूनिट चार्ज। चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, चाहे ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना हो। ग्रेविटेशनल फील्ड में चार्ज नहीं, पर वहां पे करंट आ जाएगा। तो चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, चाहे ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना हो, ग्रेविटेशनल फील्ड में चार्ज ना आके मास आ जाता है। चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना, अभी हमने पोटेंशियल निकालना सीखा नहीं है, पर चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना। आ रही बात समझ में? चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड, चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हमें क्या निकालना चाहिए? सबसे पहले पर यूनिट चार्ज। अच्छा, डिस्क है, डिस्क यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है। यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है, रेडियस कितना है? ए। अगर रेडियस ए है तो एरिया कितना हो जाएगा? पाई ए स्क्वायर। तो यहां पे जो चार्ज है ना, चार्ज वो दरअसल डिस्क के पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैंने पॉजिटिव चार्ज लिया है, वो डिस्क के पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर वो चार्ज डिस्क के पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो यहां पे पर यूनिट चार्ज का मतलब हुआ चार्ज पर यूनिट एरिया। यहां पे दरअसल पर यूनिट चार्ज का मतलब हो गया चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज पर यूनिट एरिया, यहां पर यूनिट चार्ज का मतलब हो गया चार्ज पर यूनिट एरिया। क्लियर है ये? सॉलिड स्फीयर की बात करेंगे तो वहां पे पर यूनिट चार्ज का मतलब हो जाएगा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर है ये? अच्छा, तो कितना इसका एरिया है? पाई ए स्क्वायर। पाई ए स्क्वायर पे टोटल चार्ज कितना है? क्यू। तो यूनिट एरिया पे कितना चार्ज हो जाएगा? क्यू अपॉन पाई ए स्क्वायर। यूनिट एरिया पे टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? क्यू अपॉन पाई ए स्क्वायर। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलेंगे चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। आ रही बात समझ में? और यूनिफॉर्म डिस्क है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो पर यूनिट चार्ज या चार्ज पर यूनिट एरिया क्या होगा? एक कांस्टेंट होगा। दिस इज चार्ज पर यूनिट एरिया। और अगर ये कांस्टेंट है तो हम किसी भी एरिया पे आने वाला चार्ज निकाल सकते हैं। सपोज करो डी एरिया पे आने वाला चार्ज निकालना है तो हम क्या करेंगे? क्यू अपॉन पाई ए स्क्वायर इंटू डी। ये आ जाएगा डी एरिया पे आने वाला चार्ज। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? ठीक है, अब तुम देखो, फर्स्ट स्टेप यही होगा, पर यूनिट चार्ज निकालें। हमने पर यूनिट चार्ज निकाल लिया। सेकेंड स्टेप क्या होगा? सेकेंड स्टेप होगा डिफरेंशियल एलिमेंट लेना। सेकेंड स्टेप होगा डिफरेंशियल एलिमेंट लेना। ठीक है, डिफरेंशियल एलिमेंट हम कैसे लेते हैं? डिफरेंशियल एलिमेंट लिया जाता है इस तरह से जिसका हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो। ठीक है, डिफरेंशियल एलिमेंट लिया जाता है इस तरह से जिसका हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो। हमें डिस्क का इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है तो मैं इस पे डिफरेंशियल एलिमेंट ऐसा लूंगा जिसका मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो। तो हमें पता है कि डिस्क में डिफरेंशियल एलिमेंट कौन सा लिया जाता है? डिस्क में डिफरेंशियल एलिमेंट लिया जाता है, डिस्क में कौन सा डिफरेंशियल एलिमेंट लिया जाता है? डिस्क में डिफरेंशियल एलिमेंट रिंग लिया जाता है। ये पॉइंट क्लियर है? तो अब हम यहां पे एलिमेंट लेंगे, एलिमेंट, डिफरेंशियल एलिमेंट। तो सेकेंड स्टेप ये है कि आप एलिमेंट लें।
एलिमेंट हम यहां पे रिंग एलिमेंट लेंगे, रिंग एलिमेंट, रिंग टाइप एलिमेंट हो रहा है पॉइंट क्लियर? तो देखो एलिमेंट कैसे लेंगे। तो एलिमेंट लेने के लिए हम एक यहां पे इस तरह से हमने एक एलिमेंट लिया, ये हमने एलिमेंट लिया। आ रही बात समझ में? एलिमेंट का रेडियस हमने ले लिया स्मॉल आर, एलिमेंट का रेडियस हमने क्या ले लिया? स्मॉल आर। अगर वहां नहीं दिख रहा है वीडियो में तो ये स्मॉल आर लिखा है मैंने, एलिमेंट का रेडियस मैंने क्या ले लिया? स्मॉल आर, ठीक है। और थोड़ा सा हम एलिमेंट की थिकनेस लेंगे, हमने एलिमेंट की थोड़ी थिकनेस ली, और एलिमेंट की जो थिकनेस हमने लिया है वो जो थिकनेस है बेसिकली वही हमारा एलिमेंट है, वो जो थिकनेस है बेसिकली वही हमारा एलिमेंट है। ये बात समझ पा रहे? तो हमारा एलिमेंट क्या है? एक रिंग जिसका रेडियस r है और जिसकी थिकनेस हम लोग क्या बोलेंगे? dr। थिकनेस क्या बोल दिया? dr। हमने थिकनेस क्या बोल दिया उसका? dr। हो रहा है पॉइंट क्लियर? हमने थिकनेस क्या बोल दिया? dr, ठीक है। तो डिस्क में हम कैसा एलिमेंट लेते हैं? रिंग टाइप एलिमेंट। रेडियस कितना लिया? r, थिकनेस कितना लिया? dr। ऑब्वियस सी बात है कि तुम रिंग एलिमेंट इस तरह से लोगे तो स्टार्ट बिल्कुल सेंटर से करोगे, फिर तुम धीरे धीरे dr करके रिंग एलिमेंट का रेडियस बढ़ाते जाओगे और फाइनली ये रिंग एलिमेंट आएगा जिसका रेडियस क्या होगा? जिसका रेडियस इस डिस्क के रेडियस के बराबर होगा। डिस्क का रेडियस कितना है? a। जिसका रेडियस इस डिस्क के रेडियस के बराबर होगा और डिस्क का रेडियस कितना है? a। तो स्टार्टिंग में जो हम एलिमेंट लेंगे, जब एलिमेंट लेना शुरू करेंगे तो सेंटर पे लेंगे, ठीक है। बहुत छोटा सा उसका रेडियस होगा 0, फिर dr करके बढ़ते चला जाएगा। फाइनली जो रिंग एलिमेंट आएगा वो इतना बड़ा होगा, इस तरह से धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। हमें ये रिंग एलिमेंट, एक रिंग एलिमेंट, दो रिंग एलिमेंट, सारे रिंग एलिमेंट, वो सारे रिंग एलिमेंट मिलके क्या बनाने चाहिए? ये डिस्क। वो सारे रिंग एलिमेंट मिलके ये डिस्क बनाएंगे, तभी तो हमें डिस्क का इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। हम एक रिंग एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, हम इस तरह से सारे रिंग एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेंगे? ऐड करेंगे, और तब हमें फिर क्या मिलेगा? डिस्क का इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ पा रहे हो? तो रिंग एलिमेंट स्टार्टिंग में यहां पे लेंगे जिसका रेडियस 0 होगा, फिर उसके बाद dr थिकनेस से वो बढ़ता जाएगा। हम यहां पे आ गए, रिंग एलिमेंट का रेडियस कितना हो गया? स्मॉल r, और स्टार्टिंग में रिंग एलिमेंट का रेडियस कितना था? 0। तो स्मॉल r 0 से शुरू हुआ, फाइनली रिंग एलिमेंट का रेडियस कितना हो जाएगा? a। तो स्मॉल r की वैल्यू 0 से a तक वेरी कर रही है, स्मॉल r की वैल्यू 0 से a तक वेरी कर रही है। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? ठीक है। तो इस तरह से पहले हमने पर यूनिट चार्ज निकाला, क्योंकि यहां पे चार्ज एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो पर यूनिट चार्ज का मतलब हो गया चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो पाई ए स्क्वायर का चार्ज हो गया Q, पाई ए स्क्वायर इसका पूरा एरिया है, पूरे एरिया में चार्ज है, तो यूनिट एरिया का चार्ज इतना हो गया। अब किसी भी एरिया डीए का अगर मुझे चार्ज निकालना हो तो मैं ऐसे निकाल सकता हूं, dq बोल सकता हूं इसको। डिफरेंशियल एरिया पे जो चार्ज आया उसको मैंने dq बोल दिया, ठीक है। अगला स्टेप होता है एलिमेंट लेना, हमने एलिमेंट ले लिया। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है, नेक्स्ट स्टेप वो होता है, तुम यहां पे क्या निकाल रहे हो? तुम यहां पे निकाल रहे हो चार्ज पर यूनिट एरिया, निकाल रहे हो चार्ज पर यूनिट एरिया। कई बार तुम्हें निकालना होगा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, कई बार तुम्हें निकालना होगा चार्ज पर यूनिट लेंथ, पर यहां पे तुम क्या निकाल रहे हो? यहां पे तुम निकाल रहे हो चार्ज पर यूनिट एरिया। क्योंकि तुम यहां पे चार्ज पर यूनिट एरिया निकाल रहे हो, इसलिए तुम्हें क्या करना चाहिए? जो तुमने एलिमेंट कंसिडर किया है तुम्हें उसका एरिया निकालना चाहिए।
एरिया ऑफ द एलिमेंट। तो थर्ड स्टेप आया एरिया ऑफ द एलिमेंट, एरिया ऑफ एलिमेंट। तो हम एरिया ऑफ एलिमेंट निकालेंगे। अच्छा, एलिमेंट हमारा क्या है? एलिमेंट हमारा रिंग है, और ये जो शेडेड पोर्शन में बना रहा हूं ना, यही हमारा एलिमेंट है। तो हमारा एलिमेंट क्या है? जिसका इनर रेडियस r है और आउटर रेडियस कितना है? r प्लस डी आर। जिसका इनर रेडियस r है और जिसका आउटर रेडियस कितना है? r प्लस डी आर। ये बात समझ पा रहे हो? इनर रेडियस r और आउटर रेडियस r प्लस डी आर। और मुझे क्या, तो हमें अब एरिया ऑफ द एलिमेंट लिखना है। एरिया ऑफ द एलिमेंट, एलिमेंट है क्या? एलिमेंट रिंग एलिमेंट है जिसका इनर रेडियस r है और जिसके विड्थ कितनी है? dr। तो एरिया ऑफ द एलिमेंट क्या आएगा? dA इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस 2 पाई r। कई लोग कहेंगे सर्कमफ्रेंस है 2 पाई r प्लस dr भी है, पर dr आउटर सर्कमफ्रेंस है और dr इज वेरी मच स्मॉलर देन r, तो प्लस में हम उसको क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो सर्कमफ्रेंस हम क्या लेके चल सकते हैं? 2 पाई r। तो रिंग एलिमेंट का एरिया ऐसे ही लिखते हैं, सर्कमफ्रेंस मल्टीप्लाइड बाय उसकी विड्थ। कितनी विड्थ है? dr। तो ये हमें क्या मिल गया? ये हमें मिल गया एरिया ऑफ एलिमेंट। एरिया ऑफ एलिमेंट dA मिल गया। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या था? पर यूनिट चार्ज निकालना। यहां पे चार्ज एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए यहां पे हम क्या निकाल रहे हैं? चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज कितने एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है? पाई ए स्क्वायर। कितना चार्ज है? Q। यूनिट एरिया में चार्ज Q अपॉन पाई ए स्क्वायर आ गया। तो किसी भी एरिया में डीए में, क्योंकि चार्ज पर यूनिट एरिया क्योंकि कांस्टेंट है, इसलिए किसी भी एरिया डीए में हम चार्ज लिख सकते हैं। हमने लिख दिया। उसके बाद हमें क्या लेना होता है? फर्स्ट स्टेप के बाद सेकंड स्टेप होता है एलिमेंट लेना। हमने रिंग एलिमेंट ले लिया। फिर क्योंकि यहाँ पे हम चार्ज पर यूनिट एरिया निकाल रहे हैं, इसलिए हम अपने एलिमेंट का एरिया निकालेंगे। अगर हमने चार्ज पर यूनिट लेंथ निकाला होता तो हम अपने एलिमेंट की लेंथ निकालते। ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, तो हमने एरिया ऑफ द एलिमेंट निकाल लिया। अगला स्टेप होगा चार्ज ऑन एलिमेंट। चार्ज ऑन एलिमेंट, डिफरेंशियल एलिमेंट पे चार्ज निकालना। चार्ज ऑन एलिमेंट। पॉइंट क्लियर हो रहा है? चार्ज ऑन एलिमेंट, देखें जरा चार्ज ऑन एलिमेंट कैसे आएगा। तो हमारे एलिमेंट का एरिया dA, तो चार्ज ऑन एलिमेंट हम dQ निकालेंगे। dA एरिया पे ये चार्ज आ रहा है, dA एरिया पे ये चार्ज आ रहा है। ये दरअसल क्या है? ये दरअसल है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो Q अपॉन पाई ए स्क्वायर को मैं सिग्मा लिख देता हूं इनटू dA। dA एरिया पे चार्ज क्या आ रहा है? dA एरिया पे चार्ज आ रहा है सिग्मा, यानी चार्ज पर यूनिट एरिया इनटू एरिया। ये dA एरिया पे आने वाला चार्ज dQ हो गया। हमारे एलिमेंट का एरिया dA, तो चार्ज ऑन एलिमेंट क्या आ गया? सिग्मा इनटू dA। ये चार्ज ऑन एलिमेंट आ गया। और एलिमेंट का चार्ज है कितना? सिग्मा। व्हाट इज dA? dA is 2 pi r into dr। dA is 2 pi r into dr। पॉइंट क्लियर हो रहा होगा? ठीक है, अब अगला स्टेप होता है, नेक्स्ट स्टेप जो है वो है फील्ड ड्यू टू एलिमेंट। फील्ड ड्यू टू एलिमेंट, फील्ड ड्यू टू एलिमेंट। तो ये नेक्स्ट स्टेप है, फील्ड ड्यू टू एलिमेंट। आ रही बात समझ में? तो ये सब में होगा, चाहे तुम डिस्क की वजह से निकालो या अभी हम रॉड की वजह से निकालेंगे, सब में ये चीज आएगी। सबसे पहले पर यूनिट चार्ज निकालो, फिर एलिमेंट लो, फिर एलिमेंट के डायमेंशंस लिखो। जैसे यहाँ पे चार्ज पर यूनिट एरिया निकाले, इसलिए एलिमेंट का हम एरिया लिख रहे हैं। फिर चार्ज ऑन द एलिमेंट लिखो, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट लिखो। क्या लिखो? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट। ठीक है, क्या आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट? एलिमेंट क्या है? रिंग। कहां पे मुझे फील्ड लिखना है? मुझे डिस्क के एक्सिस पे फील्ड लिखना है।
डिस्क का एक्सिस क्या होता है? डिस्क का एक्सिस एक लाइन होती है जो डिस्क के सेंटर से पास करे और प्लेन के परपेंडिकुलर हो। क्लियरली तुम देख पा रहे होगे, ये मार्कर है जो कि डिस्क के सेंटर से पास कर रहा है और डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर है। बात समझ आ रही है? और ये जो मार्कर है वो डिस्क का एक्सिस तो है ही, ये मार्कर रिंग का भी एक्सिस है। मुझे रिंग एलिमेंट के ऐसे फील्ड लिखना है। अब रिंग एलिमेंट के ऐसे फील्ड मैं कहां पे लिखूंगा? मुझे डिस्क की वजह से फील्ड निकालना है। डिस्क की वजह से जिस पॉइंट पे मुझे फील्ड निकालना है, रिंग एलिमेंट की वजह से भी मैं उसी पॉइंट पे तो फील्ड लिखूंगा। फिर सारे रिंग एलिमेंट का फील्ड ऐड कर दूंगा तो टोटल डिस्क का फील्ड आ जाएगा। मुझे डिस्क एलिमेंट के ऐसे फील्ड का, डिस्क की वजह से फील्ड कहां पे निकालना है? एक्सिस पे। तो रिंग एलिमेंट की वजह से भी फील्ड मैं इसी पॉइंट पे निकालूंगा। अगर डिस्क की वजह से मुझे इस पॉइंट पे निकालना है तो रिंग एलिमेंट की वजह से भी मैं इसी पॉइंट पे निकालूंगा। ये बात क्लियर हो रही है? अगर डिस्क एलिमेंट की वजह से मुझे फील्ड इस पॉइंट पे निकालना है तो रिंग एलिमेंट की वजह से भी मैं इसी पॉइंट पे निकालूंगा। ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट डिस्क के एक्सिस पे लाई करता है। और साथ में अगर तुम ध्यान से देखो तो ये जो लाइन है ना, ये लाइन जो मार्कर से बन रही है वो रिंग का भी एक्सिस है। यानी मुझे फील्ड इस पॉइंट पे लिखना है। यानी कहां पे लिखना है? रिंग के एक्सिस पे लिखना है। रिंग के एक्सिस पे सेंटर से कितनी दूर? x डिस्टेंस पे। रिंग के एक्सिस से सेंटर पे कितनी दूर? x डिस्टेंस पे। और हमें रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पता है। रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड D बराबर क्या आएगा? हमें पता है D बराबर आएगा 1/4πε0। चाहो तो उसको K लिख दो, पर मैं यहाँ पे 1/4πε0 लिख रहा हूं। 1/4πε0 आ रही बात समझ में? इंटू चार्ज ऑन द रिंग dq इंटू पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस, एक्सिस के उस पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस 1/4πε0। चार्ज ऑन द रिंग, के को मैंने पूरा लिख दिया, चार्ज ऑन द रिंग इंटू सेंटर से उस पॉइंट के डिस्टेंस जहां पे हमें फील्ड लिखना है, डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। फॉर्मूला क्या था रिंग का? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। उस रिंग के फॉर्मूले में ए क्या होता था? रिंग का रेडियस। यहां जो हमारा रिंग एलिमेंट है उसका रेडियस कितना है? आर। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। ये बात क्लियर हो रही है? तो ये मैंने क्या लिखा? ये मैंने लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग एलिमेंट। रिंग एलिमेंट के फॉर्मूले में यहां पे ए आता था, पर वो ए रिंग का रेडियस होता था। यहां जो हमारा रिंग एलिमेंट है उसका रेडियस कितना है? आर। इसलिए मैंने आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2 लिख दिया। अब जब हम रिंग एलिमेंट की वजह से पहले फील्ड और थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लें, डी बराबर, ये फील्ड का मैग्नीट्यूड है, रिंग एलिमेंट की वजह से फील्ड का मैग्नीट्यूड है, क्या आया? 1/4πε0 इंटू dq। dq लिखा हुआ है हमने सिग्मा इंटू 2πr dr, सिग्मा इंटू 2πr dr, ये dq है। इंटू क्या हो रहा है? x, तो हम यहां पे लिखेंगे x। आ रही बात समझ में? इंटू हमने क्या लिख दिया? x। अपॉन में क्या है? अपॉन में है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। क्लियरली इस 2 पाई से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो रिंग के एक्सिस पे, रिंग एलिमेंट के एक्सिस पे जो फील्ड आ रहा है वो कितना आ रहा है? सिग्मा अपॉन 2ε0 इंटू एक्स आ रहा है। और क्या आ रहा है? आर डी आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये आ रहा है आर डी आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2।
ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? ठीक है, x कांस्टेंट है, x वेरिएबल नहीं है। x दरअसल क्या है? x है उस पॉइंट की डिस्टेंस जहां पे हम फील्ड निकाल रहे हैं, सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस, ये कांस्टेंट है। यहाँ वेरिएबल r है, r 0 से a तक वेरी कर रहा है। तो रिंग एलिमेंट की वजह से फील्ड का ये मैग्नीट्यूड आ गया, रिंग एलिमेंट की वजह से ये फील्ड का मैग्नीट्यूड आ गया। ये बात क्लियर हो रही है? ये रिंग एलिमेंट की वजह से फील्ड का मैग्नीट्यूड है, ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, अगर ये रिंग एलिमेंट की वजह से फील्ड का मैग्नीट्यूड है, ठीक है, तो डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन हमें पता है, रिंग एलिमेंट की वजह से एक्सिस पे जो फील्ड होता है उसकी डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस होती है। चार्ज पॉजिटिव हो तो अवे फ्रॉम द सेंटर, नेगेटिव हो तो टुवर्ड्स द सेंटर। तो इस रिंग एलिमेंट का जो हमने फील्ड निकाला है, ये जो रिंग एलिमेंट का हमने फील्ड निकाला है, उसकी डायरेक्शन किधर होगी? अलोंग द एक्सिस अवे फ्रॉम द सेंटर। और हर रिंग एलिमेंट की वजह से फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? अलोंग द एक्सिस अवे फ्रॉम द सेंटर। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो जब सारे रिंग एलिमेंट की वजह से फील्ड की डायरेक्शन सेम है तो हम क्या करेंगे? मैग्नीट्यूड को ऐड कर सकते हैं। वेक्टर के मैग्नीट्यूड को ऐड करके रिजल्टेंट वेक्टर कब निकाला जा सकता है? रिजल्टेंट कब निकाला जा सकता है? जब सारे वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो? सेम। सारे रिंग एलिमेंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस अवे फ्रॉम द सेंटर होगा। पॉइंट क्लियर है? आ रही बात समझ में? इसलिए हम सारे रिंग एलिमेंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके मैग्नीट्यूड को ऐड कर देंगे और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमें मिल जाएगा और डायरेक्शन भी मिल जाएगी। डायरेक्शन किधर होगी? अवे फ्रॉम द एक्सिस, सॉरी अलोंग द एक्सिस अवे फ्रॉम द सेंटर, अगर चार्ज पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो टुवर्ड्स द सेंटर। तो अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अब फाइनल स्टेप आया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म डिस्क। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क, ये आया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क लिखना है मुझे, अब इसको इंटीग्रेट करना है। E इज इक्वल टू क्या लिखूंगा? सिग्मा x अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा x अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आ रही बात समझ में? और इंटीग्रेशन करेंगे। कांस्टेंट को मैंने बाहर रख लिया, कांस्टेंट को क्या किया मैंने? बाहर रख लिया। यहां क्या आया? r dr अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 है। इसको ऊपर ले जाएं, ऊपर ले जाएंगे क्या आएगा? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -3/2 आएगा। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -3/2 इंटू डी आर। आर कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? आर वेरी कर रहा है 0 to a। बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, बाद में हम लिख देंगे। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं रिक्वायर्ड होगा। अब जरा ध्यान से देखो, मैंने तुम्हें इंटीग्रेशन में पढ़ाया है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन है हमारा आर का फंक्शन। इसके ऊपर पावर कितनी है? -3/2। इसका डिफरेंशियल क्या है? एफ आर, इसका डिफरेंशियल आर का, एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं, एक्स तो कांस्टेंट है, एक्स क्या है? कांस्टेंट। यहाँ वेरिएबल क्या है? आर, ये आर का फंक्शन है। इसका आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल क्या आएगा? 2r। मेरे पास बाहर क्या अवेलेबल है? आर। बाहर मेरे पास क्या अवेलेबल है? आर। मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पे 2 मल्टीप्लाई कर देता हूं और मैं क्या करता हूं? 2 डिवाइड कर देता हूं। डिवाइड मैं इंटीग्रेशन के बाहर कर लेता हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिवाइड मैंने इंटीग्रेशन के बाहर कर लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पॉइंट क्लियर है? तो मैंने 2 मल्टीप्लाई किया, 2 डिवाइड कर दिया। अब हुआ क्या? मेरे पास एफ आर की पावर -3/2 है, मेरे पास एफ आर की पावर -3/2 है और ये क्या है? ये है एफ डैश आर। ये क्या है? एफ डैश आर। आ रही बात समझ में? तो एफ आर की पावर -3/2 और यहाँ पे एफ डैश आर, ये मैंने तुम्हें पढ़ाया इंटीग्रेशन में। सीधा सीधा क्या हो जाएगा? एफ आर की पावर n+1 अपॉन n+1 हो जाएगा। ठीक है,
तो इसका इंटीग्रेशन तुम चाहो तो इंटीग्रेशन का वाला वीडियो लेक्चर रिवाइज कर लो। क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन? E इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/2, जो मैंने 2 डिवाइड किया था, एफ आर की पावर -3/2 और ये एफ डैश आर। क्या इंटीग्रेशन होगा? एफ आर की पावर n+1, n+1, n कितना है? -3/2, -3/2 +1 कितना होगा? 1/2, यानी एफ आर की पावर 1/2, एफ आर की पावर 1/2। और एफ आर क्या है? एफ आर है r² प्लस x²। एफ आर क्या है? r² प्लस x², इसकी पावर 1/2 यानी √, हाफ लिखना। चलो, डिवाइडेड बाई n+1, डिवाइडेड बाई n+1, हाफ। क्लियरली ये वाला हाफ और ये वाला हाफ कैंसिल हो गया। और इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या है? इंटीग्रेशन की लिमिट्स हैं 0 to a, इंटीग्रेशन की लिमिट्स है 0 to a। ये बात क्लियर हो रही है? इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या है? 0 to a। बात समझ पा रहे हो? तो अब हम इंटीग्रेशन की लिमिट्स इसमें डाल दें। इंटीग्रेशन की लिमिट्स डालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा? सिग्मा एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आ रही बात समझ में? पहले ए रखेंगे। क्या रखेंगे पहले? ए। थोड़ा सा ये कैलकुलेशन एरर हुआ है, ठीक है। -3/2 +1 करेंगे तो हाफ नहीं आएगा, -½ आएगा। आई बात समझ में? अच्छा, -½ आएगा तो यहां पे भी माइनस होगा। आया पॉइंट समझ में? तो दरअसल ये बना क्या, यहां माइनस है तो उस माइनस को मैं ऐसे पहले यहां लिख दूं, लिख दिया उस माइनस को मैंने यहां पे ऐसे पहले। फिर क्या आया? r² प्लस x² की पावर -½ तो नीचे जाएगा तो +½ हो जाएगा, तो 1/r² प्लस x² की पावर +½ r² प्लस x² की पावर +½ क्या हो जाएगा? √, पावर +½ यानी √r² प्लस x²। और लिमिट कहां से कहां तक? 0 से a तक। लिमिट कहां से कहां तक? 0 से a तक। मेरे ख्याल से बात समझ आ रही होगी। एक थोड़ा कैलकुलेशन एरर हो गया जो मैंने करेक्ट कर दिया। और r² प्लस x² की पावर -½ है, तो -½ है तो नीचे जाएगा +½ हो जाएगा, और पावर +½ है तो हम उसको रूट करके लिख सकते हैं, हाफ पावर का मतलब रूट। तो अंदर क्या आया? -1/√r² प्लस x², यही आया। अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाल लूंगा लिमिट पुट करके। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड में लिमिट पुट करके निकाल लूंगा। क्या लिखूंगा? E इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आ रही बात समझ में? सिग्मा एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और क्योंकि माइनस साइन है तो माइनस साइन से लिमिट इंटरचेंज हो जाएगा, तो पहले हम r की जगह पे क्या रख देंगे? 0। इसमें वेरिएबल r है, याद रखना। r की जगह पे 0 रखेंगे, क्या आएगा? 1/√x²। r0 रखो, 1/√x²। 1/√x² यानी 1/x, 1/x। लिमिट इंटरचेंज हो गया माइनस साइन से। अब माइनस लगाओ, माइनस लगाओ, क्या लिखोगे? अब r की जगह पे a रखोगे, माइनस ने लिमिट इंटरचेंज कर दिया, पहले हमने 0 रख दिया, अब अपर लिमिट a रखेंगे, क्या आएगा? r की जगह पे a रखोगे तो 1/√a² प्लस x², 1/√a² प्लस x²। ये बात क्लियर हो रही है? ठीक है। अब इसमें अगर तुम चाहो तो x को अंदर भेज दो। x को अगर अंदर भेजोगे तो क्या आएगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। x को अंदर भेज दें, क्या आएगा?
1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये बात समझ पा रहे हो? E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क का, यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क, देखो जब हम डिस्क ऐसे बनाते हैं, यानी डिस्क बोर्ड के प्लेन में, जब हम डिस्क को ऐसे बनाते हैं, जब हम डिस्क को ऐसे बनाते हैं, इसका मतलब डिस्क का प्लेन बोर्ड के परपेंडिकुलर है। क्लियर है ये? तो यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, जब हम डिस्क को ऐसे क्यों बनाते हैं, डिस्क को ऐसे बनाते हैं तो क्या होगा, जैसे ये डिस्क है, डिस्क अभी स्टार्टिंग में डिस्क मैंने ऐसे बनाया था, ये मार्कर एक्सिस था, अब डिस्क बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में ऐसे बना रहा हूं, तो जो मार्कर है, जो एक्सिस है, वो बोर्ड के प्लेन में आ जाएगा। तो ये एक्सिस आ गया बोर्ड के प्लेन में। आ रही बात समझ में? हो रहा है पॉइंट क्लियर? ठीक है। तो x डिस्टेंस दूर, सेंटर से x डिस्टेंस दूर, सेंटर से कितने डिस्टेंस दूर, x डिस्टेंस दूर, इसका रेडियस कितना है, a। रेडियस कितना है इस डिस्क का, a। डिस्क का रेडियस a। आ रही बात समझ में? तो सेंटर से x डिस्टेंस दूर हमें फील्ड देखना है। क्या देखना है, फील्ड। और वो फील्ड किधर आया, along the axis away from the center। अगर चार्ज पॉजिटिव है, चार्ज नेगेटिव होगा तो along the axis towards the center। ये बात क्लियर हो रही है? ठीक है। कितना आया, ये आया। ठीक है, इसको याद कैसे रखेंगे, इसको हम कहेंगे E इज इक्वल टू, याद रखने का तरीका बता रहा हूं, E इज इक्वल टू, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है, दैट इज इक्वल टू सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज पर यूनिट एरिया कांस्टेंट है, चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा कांस्टेंट है, अपॉन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और ब्रैकेट में क्या है उसको ध्यान से तुम देख लो। ठीक है, याद रखने का तरीका बता रहा हूं। ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स, एक्स क्या है, पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस फ्रॉम सर्कमफ्रेंस, डिस्टेंस फ्रॉम सर्कमफ्रेंस। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है डिस्क का, उसके एक्सेस पे। क्लियर है? फिर अगर तुम ध्यान से देखो, अगर तुम ध्यान से देखो तो ये डिस्क का तो आ गया, डिस्क का इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस हमें मिल गया, डिस्क का इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस हमें मिल गया। अब इस डिस्क के रेडियस को बड़ा करते जाएं, बड़ा करते जाएं, बड़ा करते जाएं, बहुत बड़ा कर दें, एक्स के कंपैरिजन में बहुत बड़ा कर दें, डिस्क के रेडियस को एक्स के कंपैरिजन में बहुत बड़ा कर दें, उसका एंड ना दिखाई दे। आ रही बात समझ में? जैसे तुम शिप लेके समुद्र में जाओ और समुद्र के बीच में पहुंच जाओ, अब जब तुम्हें समुद्र का एंड दिखना बंद हो जाएगा तो तुम बता ही नहीं सकते कि उसके एंड पे सर्किल है या उसके एंड पे स्ट्रेट लाइन है, कुछ नहीं बता सकते। आ रही बात समझ में? तो मैं डिस्क का रेडियस एक्स के कंपैरिजन में बहुत बड़ा कर रहा हूं, डिस्क का रेडियस एक्स के कंपैरिजन में क्या कर रहा हूं, बहुत बड़ा कर रहा हूं। जब मैं डिस्क का रेडियस एक्स के कंपैरिजन में बहुत बड़ा करूंगा तो जिस पॉइंट पे मुझे फील्ड निकालना है उस पॉइंट से जब मैं डिस्क को देखूंगा तो मुझे डिस्क के एंड्स दिखाई नहीं देंगे। क्लियर है ये? आ रही बात समझ में? यानी डिस्क का रेडियस मैं एक्स से बहुत लार्ज कर रहा हूं। When a becomes much greater than x, a becomes much greater than x, यानी जिस पॉइंट पे से मैं डिस्क को देख रहा हूं उस पॉइंट से मुझे डिस्क का एंड दिखाई नहीं देगा। आई बात समझ में?
यानी डिस्क का कोई एंड मुझे नहीं दिखाई देगा, यानी डिस्क मेरे लिए क्या हो गया, अनएंडिंग। डिस्क अगर मेरे लिए अनएंडिंग हो गया तो मैं उसको क्या कह सकता हूं, इनफाइनाइट डिस्क। अब जब वो इनफाइनाइट हो गया तो मुझे जब उसका एंड दिख ही नहीं रहा है तो मुझे क्या पता वो डिस्क है या वो एक रेक्टेंगल है। क्या ये बात समझ पा रहे हो? तो जब a वेरी वेरी मच ग्रेटर देन x हो जाएगा, जिस पॉइंट से हम किसको देख रहे हैं, डिस्क को, जिस पॉइंट से हम डिस्क को देख रहे हैं, अगर उस x के डिस्टेंस के कंपैरिजन में रेडियस बहुत बड़ा हो गया तो फिर मुझे एंड दिखाई नहीं देगा, मेरे लिए वो डिस्क अनएंडिंग हो जाएगा। और डिस्क अनएंडिंग हो जाएगा इसका मतलब डिस्क मेरे लिए क्या हो गया, इनफाइनाइट। और जब इनफाइनाइट हो गया तो उसको मुझे डिस्क कहना जरूरी नहीं है, क्योंकि मुझे उसका शेप का पता ही नहीं हो। ये बात क्लियर हो रही है? आ रही बात समझ में? तो मेरे लिए दरअसल वो क्या बन गया, इनफाइनाइट शीट। क्या बन गया, इनफाइनाइट शीट। हो सकता है वो एक्चुअल में इनफाइनाइट नहीं हो सकता है वो एक्चुअल में इनफाइनाइट ना हो, पर जिस जगह से मैं उसको देख रहा हूं वो डिस्टेंस उसके रेडियस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, इसलिए मुझे उसके एंड्स दिखाई नहीं देंगे। मेरे लिए वो इनफाइनाइट डिस्क हो गया, मेरे लिए वो इनफाइनाइट शीट हो गया। ये पॉइंट समझ आ रहा है? बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम देखो, अर्थ को हम देखते हैं किसी हाइट से, अर्थ का एंड नहीं दिखाई देता है मुझे, अर्थ एक फ्लैट शीट की तरह दिखाई देती है। अर्थ फ्लैट शीट तो है नहीं, अर्थ का तो कर्व बनता है, अर्थ का एंड नहीं होता है पर अर्थ का तो कर्व बनता है। पर अगर तुम अर्थ को देखो जमीन पे खड़े होके तो तुम 10 मीटर से देख रहे हो, 5 मीटर से देख रहे हो, 2 मीटर से देख रहे हो, 1000 मीटर से देख रहे हो। पर अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में तुम अर्थ को जितने डिस्टेंस से देखते हो वो मान लो 50 मीटर है, अर्थ का रेडियस कितना है, 6400 किलोमीटर। तुम अर्थ से कितना ऊपर आके देख रहे हो, सरफेस से 50 मीटर, 100 मीटर, 10 मीटर। अर्थ का रेडियस कितना है, 6400 किलोमीटर। यानी अर्थ को तुम जितने डिस्टेंस से देख रहे हो वो अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में बहुत कम है। तो अर्थ मुझे एक फ्लैट शीट की तरह दिखाई देती है, एक फ्लैट इनफाइनाइट नेवर एंडिंग शीट की तरह दिखाई देती है, जबकि अर्थ इनफाइनाइट तो है नहीं। वही अगर अर्थ को तुम ऊपर स्पेस में जाके देखो तो तुम्हें अर्थ नेवर एंडिंग शीट नहीं दिखाई देगा, तुम्हें अर्थ का कर्व दिखाई देगा, तुम्हें अर्थ इनफाइनाइट नहीं दिखाई देगा। तो जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बोला करेंगे इनफाइनाइट शीट, जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बोला करेंगे इनफाइनाइट शीट, तो कभी कभी तो उसका मतलब होगा शीट है ही इनफाइनाइट, ठीक है। कभी कभी उसका मतलब होगा कि हम उस शीट को जितने डिस्टेंस से देख रहे हैं वो डिस्टेंस बहुत कम है शीट के डायमेंशन के कंपैरिजन में। अगर हम एक पेपर ले लें, ये पेपर इनफाइनाइट नहीं है पर इसकी कुछ लेंथ और ब्रेड्थ कुछ डायमेंशन है, ठीक है। अगर मैं इस पेपर को, ये इनफाइनाइट नहीं है, अगर मैं इस पेपर को यहां से देखूंगा, यहां से बिल्कुल इसके पास से, पता नहीं उसमें डिस्टेंस का आइडिया लग रहा है कैमरे में या नहीं लग रहा, मैं यहां से देखूंगा बिल्कुल इसे फिंगर के टिप से बिल्कुल इसके पास से, ये इनफाइनाइट नहीं है, फिर भी मैं इसको क्या बोल दूंगा, इनफाइनाइट शीट। क्योंकि बिल्कुल पास से देखूंगा तो मुझे इसका कोई एंड, बिल्कुल पास से देखूंगा, तुम भी चाहो तो देख लो अपने कॉपी उठा के, तुम्हें इसका एंड दिखाई नहीं देगा। तो जब a becomes very very much greater than x, यानी इसका रेडियस बहुत ज्यादा हो गया, किससे, इस x से, तो हम इसको बोल देंगे इनफाइनाइट शीट। ये इनफाइनाइट शीट हो गया। अगर ये इनफाइनाइट शीट हो गया, ठीक है, तो इनफाइनाइट शीट हो गया तो हम उसका फील्ड लिख लें। क्या आएगा इनफाइनाइट शीट का फील्ड, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर कितना है, x। अगर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर x है तो डिस्टेंस फ्रॉम सर्कमफ्रेंस क्या होगा, डिस्टेंस फ्रॉम सर्कमफ्रेंस होगा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। और अगर a बहुत बड़ा है किसके कंपैरिजन में, x के कंपैरिजन में, तो ऑब्वियस सी बात है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बहुत बड़ा होगा किसके कंपैरिजन में, x के कंपैरिजन में। आई बात समझ में? अगर a x से बहुत बड़ा है तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर भी x से बहुत बड़ा आएगा, क्योंकि इसमें तो थोड़ा कुछ और ऐड ही हो गया है ना। ये बात समझ पा रहे हैं?
यानी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एक्स के कंपैरिजन में बहुत बड़ा आ गया, और अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है तो ये क्वांटिटी ऑलमोस्ट कितनी हो जाएगी, जीरो। ये क्वांटिटी ऑलमोस्ट कितनी हो जाएगी, जीरो। तो इनफाइनाइट शीट की वजह से अगर डिनोमिनेटर बहुत बड़ा है, इनफाइनाइट है, न्यूमरेटर फाइनाइट है, डिनोमिनेटर बहुत बड़ा है, इनफाइनाइट है, तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, जीरो। हो रहा है पॉइंट क्लियर? तो इनफाइनाइट शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। इनफाइनाइट शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 1 माइनस 0 दैट इज 1। तो ये हमने इनफाइनाइट शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव कर लिया, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो डिस्क का फॉर्मूला याद रखने में और आसानी होगी। इनफाइनाइट शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू 1 माइनस डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम सर्कमफेरेंस। तो ये मैंने तुम्हें यहाँ पे डिस्क और इनफाइनाइट शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड बताया, डिस्क और इनफाइनाइट शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड। हो रही बात क्लियर? ठीक है।